हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर जो है परमाणु की संरचना। इस चैप्टर का यह छठा लेक्चर है, छठा वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो है सोमरफील्ड का परमाणु मॉडल। सोमरफील्ड का परमाणु मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में सोमरफील्ड का परमाणु मॉडल क्या होता है, इसकी कमियां, ठीक है, इस मॉडल की क्या सीमाएं हैं, क्या कमियां हैं, इस पर भी हम पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। मैं यही कहूँगा, यदि आप समझकर इसी वीडियो में याद करना चाहते हैं तो वीडियो का अंत तक बने रहें, बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, समझने पर फोकस करते हैं। तो देखिए सोमरफील्ड का परमाणु मॉडल, देखिए जब सबसे पहले किसने दिया था, डाल्टन ने परमाणु मॉडल दिया था, फिर से थॉमसन नामक वैज्ञानिक है उन्होंने दिया, फिर से रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल दिया, फिर से बोर नामक वैज्ञानिक ने अपना परमाणु मॉडल दिया जिसे हम बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। उसके बाद फिर से आए सोमरफील्ड, और सोमरफील्ड नामक वैज्ञानिक ने सोमरफील्ड का परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखेंगे सोमरफील्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार, मतलब सोमरफील्ड के मॉडल के अनुसार या परमाणु मॉडल के अनुसार। अब इस मॉडल में हमें कौन कौन सी बातें बताई गई, इसको आप ध्यान से समझेंगे। देखिए एक और बात मैं बता दूं, जो बोर नामक वैज्ञानिक थे, ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि जो बोर नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या कहा था कि उन्होंने बताया था कि कोई भी ये परमाणु है तो परमाणु के केंद्र में क्या होता है, नाभिक होता है। परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर क्या होती हैं, नाभिक के चारों ओर इस प्रकार वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं। नाभिक के चारों ओर इस प्रकार वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं, ठीक है। ये बोर नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि नाभिक होता है तो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं, और इन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में क्या होता है, इन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो गति करते रहते हैं इन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में, ठीक है। तो अब इसी जो ये वृत्ताकार कक्षाओं में घूम रहे हैं, तो ये तो बोर नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। बट जब सोमरफील्ड नामक वैज्ञानिक आए तो इसको थोड़ा सा इन्होंने गलत ठहराया। उन्होंने क्या बताया, अब आप समझिए। इन्होंने, सोमरफील्ड ने अपने मॉडल में ये बताया कि नाभिक के चारों ओर उपस्थित सभी कक्षाएं वृत्ताकार नहीं होती हैं। मतलब इन्होंने ये बताया कि नाभिक के चारों ओर जो सभी कक्षाएं हैं वो वृत्ताकार नहीं होती हैं। बोर ने तो बताया था कि वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं, बट ये कह रहे हैं कि नाभिक के चारों ओर उपस्थित सभी जो कक्षाएं हैं ये वृत्ताकार नहीं होती हैं। तो वृत्ताकार नहीं होती तो किस प्रकार होती हैं, तो इन्होंने कहा कि अपितु कुछ कक्षाएं दीर्घ वृत्ताकार होती हैं। मतलब यहाँ पे बोर ने बताया कि नाभिक के चारों ओर सभी जो होंगे कक्षाएं वो वृत्ताकार कक्षाएं होंगी, पर सोमरफील्ड का ये मानना है कि जो नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होंगी उसमें कुछ कक्षाएं तो वृत्ताकार होंगी, परंतु कुछ ऐसी भी कक्षा होंगी जो दीर्घ वृत्ताकार कक्षाएं होंगी। दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं का मतलब ये होता है कि जैसे ये मान लेते हैं ये नाभिक है, ये एक नाभिक है, तो अब दीर्घ वृत्ताकार का मतलब ये है कि मान लेते हैं सबसे पहले ये एक कक्षा है। दीर्घ वृत्ताकार का मतलब ये है, ठीक है। जैसे मैं आपको समझाऊं तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए मैं समझाने के ये प्रयास कर रहा हूँ कि ये एक नाभिक है, ये नाभिक है और नाभिक के चारों ओर ये कक्षाएं हैं। तो इनका ये मानना था कि कुछ कक्षाएं तो वृत्ताकार होंगी, परंतु ऐसी भी कक्षाएं होंगी, कुछ ऐसी भी कक्षाएं होंगी जो क्या होंगी, जो इस प्रकार होंगी, ठीक है, जो इस प्रकार, ठीक है। इस प्रकार का मतलब ये क्या हो रहा है, इस प्रकार का मतलब कि ये जो कक्षाएं हैं तो कुछ कक्षाएं ऐसी होंगी जो
दीर्घवृत्ताकार होंगे। दीर्घवृत्ताकार इस प्रकार भी होता है, ठीक है। तो सभी वृत्ताकार नहीं होंगी, सोमरफेल्ड का ये मानना था कि कुछ कक्षाएं होंगी जो दीर्घवृत्ताकार होंगी, ठीक है। जैसे कि इस प्रकार आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक कक्षा वृत्ताकार है, दूसरी कक्षा दीर्घवृत्ताकार है, ठीक है। तो ये टोटल अगर मैं फिगर बना दूं तो कुछ इस प्रकार ही दिखेगा, ठीक है। तो सोमरफेल्ड का ये मानना था, तो वही सोमरफेल्ड ने अपने पहला यही मॉडल, मेन इनकी बात यही थी कि नाभिक के चारों ओर उपस्थित, नाभिक के चारों ओर उपस्थित सभी कक्षाएं वृत्ताकार नहीं होती हैं, सभी कक्षाएं जो होती हैं वो वृत्त के आकार की नहीं होती हैं, अपितु कुछ कक्षाएं दीर्घवृत्ताकार भी होती हैं, अपितु कुछ कक्षाएं कैसी होती हैं, दीर्घवृत्ताकार होती हैं। इस प्रकार दीर्घवृत्ताकार भी होती हैं। मैं आशा करता हूं कि पहली बात आपको समझ में आ गया होगा। इनकी मुख्यतः दो आपको पॉइंट्स जानना है। दूसरा, इस सिद्धांत में हमें फिर से इस मॉडल में हमें ये बात बताया गया कि यह आवश्यक नहीं है कि एक कक्षा में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉन एक ही वृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं, अपितु उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन दीर्घवृत्ताकार पथ पर भी घूम सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इन्होंने ये कहा कि यह आवश्यक नहीं है, मतलब ऐसा आवश्यक नहीं है कि एक कक्षा में उपस्थित सभी जो इलेक्ट्रॉन हैं, सभी इलेक्ट्रॉन एक ही वृत्ताकार पथ पर घूमते हैं, अपितु उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन दीर्घवृत्ताकार पथ पर भी घूम सकते हैं। इसका मतलब इन्होंने ये बात बताया कि ऐसा आवश्यक नहीं है कि ये जो वृत्ताकार कक्षाएं दिखाई दे रही हैं इसी में इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, बल्कि कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो दीर्घवृत्ताकार पथ पर भी गति करेंगे। दीर्घवृत्ताकार मतलब ऐसा नहीं है कि केवल वृत्ताकार जो कक्षाएं हैं इसी पर इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, परंतु ऐसे भी कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे जो दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं पर भी गति करते हैं, इस प्रकार, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं आप समझ के होंगे। तो वही कहा जा रहा है कि यह आवश्यक नहीं है कि एक कक्षा में उपस्थित जो सभी इलेक्ट्रॉन एक ही वृत्ताकार पथ पर गति मतलब घूमते हैं, अपितु मतलब कहने का मतलब है उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन दीर्घवृत्ताकार पथ पर भी घूम सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे। मैं आशा करता हूँ आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। देखिए थोड़ा सा टॉपिक ये डीप में समझने वाला है। यदि आपने बेसिक से जो थॉमसन का परमाणु मॉडल, डाल्टन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का, बोर का, यदि आप सब पढ़ लिए होंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। परंतु यदि आपने नहीं पढ़ा है ये सभी और डायरेक्ट आप यही टॉपिक पढ़ रहे हैं तो थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। फिलहाल मैंने कोशिश किया है कि आपको समझ में आ जाए। तो ये आपका हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद इस मॉडल की कमियां हम जानेंगे। ले लिए होंगे, ठीक है। इसमें इस मॉडल में केवल आपको इतना ही लिखना है, इससे आपको निश्चिंत रहना है। उसके बाद आता है कि इस मॉडल की कमियां फिर से निकाल दी गई। इस मॉडल की कमियां क्या हैं इसको हम जान लेते हैं। देखिए इस सोमरफेल्ड के परमाणु मॉडल की कमियां, अब कमियां इनकी सबसे पहली यही था, कमियां इनका सबसे पहले यह था कि यह मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं की व्याख्या कर सकता था। अब एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं की ही व्याख्या कर सकता था। जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु जैसे कि हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसकी व्याख्या कर लेगा। जैसे कि हीलियम है HI, तो हीलियम में तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो इसकी व्याख्या नहीं कर पाएगा। परंतु यदि अपना एक इलेक्ट्रॉन ये किसी को दे देता है तो अब इसकी व्याख्या क्या कर लेगा, हीलियम की अब ये व्याख्या कर लेगा, ठीक है। तीसरा जैसे कि लिथियम है Li, तो इसका 3 होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इसकी तो अभी व्याख्या नहीं करेगा, बट ये 3 इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन यदि ये किसी को दे देता है तो तब जाकर ये इसकी व्याख्या कर लेगा। तो इसकी मेन प्रॉब्लम इस मॉडल का यही था कि यह मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु की ही व्याख्या कर सकता था, ठीक है। तो ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी, कितने को हम इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे हैं जिसका 50 है 40 है ऐसे इलेक्ट्रॉन है, तो उनमें से हम 40 में से मान लेते हैं 50 है, तो 49 इलेक्ट्रॉन को हम कैसे देंगे, तब जाकर एक इलेक्ट्रॉन होगा, तब ना उसका व्याख्या कर पाएंगे। तो इस तरीके से दिक्कत होगी कि नहीं होगी। तो उसीलिए ये मॉडल के सबसे पहले ये कमियां निकाला गया। याद रखेंगे ये एक ऐसी कमियां हैं, सीमाएं हैं जो डाल्टन के परमाणु मॉडल में भी था, थॉमसन में भी था, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की भी कमी है और बोर के परमाणु मॉडल की भी यही कमी सबसे मेन है, ठीक है, याद रखेंगे। दूसरा, यह मॉडल हाइजेन वर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के विरुद्ध है। देखिए ये जो मॉडल है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे
कि सोमरफील्ड का जो परमाणु मॉडल है ये हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के क्या है, व्युत्क्रम है, विरुद्ध है, ठीक है, जस्ट उसका विरोध करता है, ठीक है। तो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत ब्रदर सर इतना लिखकर सर्च करेंगे, वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, तो आप इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तीसरा, यह मॉडल इलेक्ट्रॉन की द्वैतिक प्रकृति को स्पष्ट नहीं कर सका या व्याख्या नहीं कर सका। अब इलेक्ट्रॉन की द्वैतिक प्रकृति क्या होता है इसकी भी व्याख्या ये नहीं कर सका। तो ये तीन इसकी मोस्टली इसकी कमियां हैं जो कि आपको याद रखना है। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको सोमरफील्ड का परमाणु मॉडल और इसकी जो कमियां हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपसे केवल यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है तब जाकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दूसरी बात ये है कि यदि आप क्लास 11 फिजिक्स की केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज पढ़ाई करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया गया है, तो आप चाहें तो उस पर क्लिक करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। यदि कोई टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता, जैसे मान लेते हैं आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत क्या है, तो आप लिखिए हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत ब्रदर सर, इतना लिखकर यूट्यूब पर सर्च करेंगे, वीडियो आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।